महान विचारक बर्ट्रैंड रसल ने एक बार कहा था, समस्या की जड़ ये है कि आधुनिक दुनिया में मूर्ख हठी हैं, जबकि बुद्धिमान संदेह से भरे हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बात काफी हद तक सच लगती है, नहीं? हाँ बिल्कुल, काफी जटिल हालात है वहाँ। तो आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF की एक ताज़ा रिपोर्ट पर बात करेंगे। इसके जरिए तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान की स्थिति को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। अगस्त 2025 में तालिबान को सत्ता संभाले 4 साल हो जाएंगे। तो ये विश्लेषण UPSC उम्मीदवारों के लिए तो खैर अहम है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, पर आम जानकारी के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। सही बात है। हमारा मकसद है कि ORF रिपोर्ट में जो पिछले सालों के मुख्य घटनाक्रम हैं, चुनौतियां हैं और दुनिया का क्या रिएक्शन रहा है उसे समझें। बिल्कुल। हाल में कुछ बड़ी चीजें हुई हैं, जैसे जुलाई 2025 में रूस ने तालिबान को औपचारिक मान्यता दे दी, जबकि बाकी देश वो अभी भी थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। और दूसरी तरफ अप्रैल 2025 में अमेरिका ने मानवीय सहायता रोक दी। उससे तो संकट और बढ़ गया होगा। यकीनन। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये जो मान्यता वाला सवाल है, रूस के इस कदम के क्या मायने हैं, खासकर तब जब 2021 में कई देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे? देखिए, ये थोड़ी पेचीदा तस्वीर है। रूस की मान्यता एक अहम कदम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई दूसरे देश भी हैं, जैसे चीन हो गया, मध्य एशियाई देश हैं, पाकिस्तान, ईरान। हाँ। इन्होंने पहले से ही तालिबान के साथ मतलब एक तरह के व्यावहारिक संबंध, जिसे डिफैक्टो कहते हैं, वो बना रखे हैं। अच्छा, डिफैक्टो। जी। और इसकी मुख्य वजह है सुरक्षा चिंताएं, खासतौर पर ISKP मतलब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस और अल कायदा जैसे गुटों से खतरा। तो इन देशों ने क्या किया है, अपने दूतावासों का नियंत्रण तालिबान को सौंपा है ताकि वो जमीनी हकीकत से जुड़े रह सकें। एक और दिलचस्प बात है, जर्मनी जैसे देश ने भी, जो औपचारिक मान्यता नहीं दे रहा, उसने भी निर्वासन प्रक्रियाओं के लिए मतलब डिपोटेशन के लिए तालिबान के नियुक्त के कॉन्सुलर स्टाफ को आने दिया है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि देश अपने हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, भले ही तालिबान की नीतियां खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानी नहीं जाती। ये तो ही बाहरी समीकरणों की बात, लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है अफगानिस्तान में? ORF रिपोर्ट वो किन खास चीजों पर रोशनी डालती है? हाँ, रिपोर्ट अंदर की जो गतिकी है उसे काफी अच्छे से बताती है। इसमें कई विरोधाभास दिखते हैं। एक तरफ तो तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हेबतुल्ला अखुंजादा जी, वो लगातार सत्ता अपने हाथ में मतलब सेंट्रलाइज कर रहे हैं। ये बात हसन अब्बास ने बताई है। उमर सदर का विश्लेषण कहता है कि एक तरह का मदरसा राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। मदरसा राज्य, ये क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकारी मंत्रालय तो हैं, लेकिन उनके समानांतर या शायद उनसे भी ऊपर धार्मिक मदरसों का एक पूरा नेटवर्क है जो शासन चला रहा है। ओह अच्छा। और दूसरी तरफ ओरिस्ला नेमत बताती हैं कि महिलाओं पर जो लगातार दमन हो रहा है वो सिर्फ उनकी विचारधारा नहीं है, बल्कि ये नियंत्रण बनाए रखने की एक कोशिश भी है। इसी के साथ क्लैरा ब्रोकार्ट और कॉलिन पी क्लार्क ने आतंकी खतरों का भी जिक्र किया है, खासकर ISKP और अल कायदा की मौजूदगी का। अच्छा, वो खतरा अभी भी बना हुआ है? बिल्कुल। और हारून रहीमी उन वजहों को गिनवाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता में रुकावट डाल रही हैं, जैसे शासन की वैधता की कमी, मानवाधिकारों का उल्लंघन, आतंकी गुटों से रिश्ते और एक समावेशी सरकार ना बना पाना। और विलियम मैले का तर्क है कि तालिबान के पास कोई साफ विदेश नीति प्रक्रिया ही नहीं है। इससे दुनिया के साथ उनका जुड़ाव और भी मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो एक तरफ कट्टरता बढ़ रही है, सत्ता एक जगह सिमट रही है, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और स्थिरता की जरूरत है। और इस सब के बीच जाहिर है आम अफगान नागरिक पिस रहा होगा, खासकर अमेरिकी सहायता बंद होने के बाद। मानवीय स्थिति वो कितनी गंभीर है? स्थिति वाकई बहुत बहुत गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी जून 2025 में चेतावनी दी थी कि विदेशी मदद घटने से गरीबी, बेरोजगारी और जो बुनियादी सेवाएं हैं उनकी कमी और बढ़ेगी। हाँ, ये तो होना ही था। 2025 की जो मानवीय सहायता योजना है उसका दायरा भी घटा दिया गया है। अब सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों तक ही मदद पहुंचेगी, और वो भी 401 में से सिर्फ 145 जिलों में। बस, इसका मतलब तो करोड़ों लोग मदद से बाहर रह जाएंगे।
बिल्कुल। और ऊपर से IOM के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान से करीब 9 लाख शरणार्थी भी वापस लौटे हैं। उनका बोझ अलग है। ओहो। और चिंता की बात यह भी है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि तालिबान खुद ही जो मानवीय सहायता सामग्री है उसे जब्त कर रहा है। ये तो बहुत ही बुरा है। अच्छा, इस बदलते माहौल में रिपोर्ट भारत के लिए क्या कहती है? कुछ संकेत हैं? हाँ, रिपोर्ट का इशारा तो साफ है। जिस तरह से रूस ने मान्यता दी है और क्षेत्र में समीकरण बदल रहे हैं, उसे देखते हुए भारत के लिए भी तालिबान के साथ किसी न किसी स्तर पर, मतलब कम से कम व्यवहारिक स्तर पर बातचीत बनाए रखना जरूरी हो गया है। मतलब संवाद जरूरी है, भले ही औपचारिक मान्यता ना हो। जी, कुछ ऐसा ही। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अफगानिस्तान एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। दुनिया के देश धीरे धीरे तालिबान से जुड़ तो रहे हैं, शायद सुरक्षा और व्यवहारिक मजबूरियों की वजह से। हाँ। लेकिन तालिबान की अपनी अंदरूनी नीतियां, वो सुरक्षा वाले खतरे जो अभी भी हैं, और ये गहराता मानवीय संकट, ये सब इस जुड़ाव को बहुत मुश्किल बना रहे हैं। सवाल खड़ा होता है, शायद जिसका जिक्र रसेल ने अपने तरीके से किया था, वो संदेह और हठ के बीच का संतुलन। दुनिया एक ऐसे शासन के साथ अपने रिश्ते कैसे साधेगी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने को तैयार नहीं दिखता। हाँ। जबकि उसी देश के लाखों लोग एक भयानक मानवीय संकट झेल रहे हैं। भविष्य में अफगानिस्तान की और शायद पूरे क्षेत्र की स्थिरता इसी सवाल के जवाब पर बहुत हद तक निर्भर करेगी। ये सोचने वाली बात है। ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों और सभी जागरूक नागरिकों के लिए समझना वाकई बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, हम उन पर गौर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।